नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे की इस अहम खबर से शुरुआत करेंगे, जहां नेपाली सेना प्रमुख और जेनजी प्रतिनिधि मंडल की ये बैठक यहां पर हुई है और सेना मुख्यालय में जेनजी प्रतिनिधि मंडल के साथ ये बैठक अब भी जारी है। अंतरिम सरकार की पीएम रेस में देखिए सुशीला कार्की का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, प्राथमिक तौर पर आ रहा है। ऐसे में मोहर क्या लगती है, अब नजर यहां पर सभी की है। लेकिन खबर इस बीच ये भी है कि किस तरह से जेनजी जो है वो कुछ धड़ों में, कुछ गुटों में बट गया है। फिलहाल इस वक्त की ये सबसे अहम तस्वीर, सबसे अहम खबर, दोपहर 12 बजे ब्रेकिंग, जहां पर सेना मुख्यालय में जेनजी प्रतिनिधि मंडल के साथ ये बैठक चल रही है। और नेपाल में देखिए अंतरिम सरकार को लेकर यह पेच फंसा हुआ है। 3 धड़ों में इस वक्त जेनजी आंदोलनकारी बटे हुए हैं। तीनों गुटों ने अपने अपने नेताओं के नाम भी आगे कर दिए हैं। कुछ देर में नेपाली सेना प्रमुख से सुशीला कार्की की मुलाकात से जुड़ी बड़ी तस्वीर भी नजर आ सकती है। लेकिन वो जेनजी जिन्होंने एकजुटता के साथ ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा नेपाल जलता हुआ, सुलगता हुआ नजर आया। ओली सत्ता ऐसी उखाड़ फेंकी कि अब दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन अब नेपाल की सत्ता किसके हाथ में आएगी, कौन वो सियासी सूरज यहां पर उगाएगा, इसे लेकर जेनजी अब 3 गुटों में, 3 धड़ों में बढ़ चुके हैं। बालेंद्र या सुशीला कार्की ये गुट यहां पर सामने आ रहा है। हर्क संपांग या दुर्गा परसाई ये भी एक गुट है। वहीं पर जेनजी का एक गुट ये कहता है कि सागर ढकाल ही वो चेहरा है। ऐसे में आप समझिए कई धड़ों में वो जेनजी बट गया है, जो कि एक साथ काठमांडू की सड़कों में उतरा और फिर ऐसा बदलाव किया कि काठमांडू सुलगता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच नेपाल की जेल से जिस तरह से हजारों कैदी फरार हो गए इस प्रदर्शन की आड़ में, उसके बाद 35 कैदी ऐसे हैं जिन्हें भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे जब इनकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी बॉर्डर से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। यूपी से तो 22 कैदियों को धर दबोचा गया जो कि भारत में घुसने की फिराक में थे, लेकिन उनके इस मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। बिहार से 10 कैदियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल से 3 कैदियों की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये अपराधी नेपाल की जेलों से भाग तो गए, फरार तो हो गए, लेकिन अब जाएं तो कहां जाएं। ऐसे में भारत की तरफ, भारत के बॉर्डर की तरफ से अब ये धर दबोचे जा रहे हैं। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। वहाँ की जेलों से काफ़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। जाहिर है इनमें हर तरह के अपराधी हैं और दोबारा पकड़े जाने के डर से इनमें से अधिकांश कैदी सीमा पार कर भारत आने का प्रयास करेंगे। सघन चेकिंग अभियान चला करके ऐसे तत्वों को पकड़ना सुनिश्चित करती है।
नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुम्पका जेल से, 1200 नक्खू जेल से और 1100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे। देखिए, नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हुई हिंसा के बाद एक बार फिर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जेनजी के एक ग्रुप समेत नेपाल की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालेंगी। न्यूज 18 के साथ बातचीत में सुशीला कार्की ने अपने प्लान और भारत से रिश्तों को लेकर कई चीजें, अपनी दिल की बात साझा की। नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है। वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नजदीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही है। देखिए, 8 और 9 सितंबर को नेपाल में जिस तरह के हालात बने, उसकी नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, नेता युवाओं से भीख मांगते हुए नजर आए। रहम की भीख, जिंदगी की भीख मांगी जा रही है। और ऐसी ही एक तस्वीर नेपाल के तत्कालीन वित्त मंत्री को युवाओं ने सड़क पर जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, वो भी सामने आई है। ये 9 तारीख की वो वक्त है जो बेहद खौफनाक यहाँ पर रहा, जब जलता हुआ काठमांडू नजर आया, जब नेता गिड़गिड़ाते हुए अपनी जिंदगी की, रहम की भीख मांगते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रदर्शन इस कदर उग्र हो गया कि सत्ता बदल गई और जिन जनप्रतिनिधियों के हाथ में कमान थी, वो हाथ जोड़ते हुए, अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए, अपने आप को महफूज जगह पर छिपाते हुए, भागते हुए नजर आए। और इस बीच काठमांडू के थापाथली चौराहे पर हिंसा के दौरान गाड़ियों के एक शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझ चुकी है, लेकिन अब शोरूम में सिर्फ राख बाकी है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखें। इस वक्त हम काठमांडू के थापाथली इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आर्मी की तैनाती के साथ साथ हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर कैसे जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक कार के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं ये एक व्यस्तम मार्केट में कार का शोरूम है, जिसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से
जब सरकार के विरोध प्रदर्शन सड़कों पे आया और किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे उनका गुस्सा जो था जब वो फूटा तो उसने ये शोरूम को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कम से कम 20 से ज़्यादा गाड़ियां यहाँ पर जली हुई आपको नज़र आएंगी। ये काफ़ी व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर इस वक्त आर्मी की तैनाती है और लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि पूरी जगह यहाँ पर कांच ही कांच यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरी तोड़फोड़ जो है इस शोरूम में की गई है और ये गाड़ियाँ हैं उनकी हालत देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से जो पूरी गाड़ी है वो जल के राख हो गई। पूरा शोरूम आप देख सकते हैं, ये पूरा शोरूम जो है वो तहस नहस हो गया है। ये पॉश इलाके का शोरूम है काठमांडू के और काफ़ी व्यस्ततम इलाका है और ये स्थिति है इस शोरूम की, जिसकी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो कितना ज़्यादा गुस्से में थे सरकार को लेके, सरकार की नीतियों को लेके। और उसके बाद इस शोरूम को जो है आग के हवाले कर दिया गया। देखिए यहाँ भी 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शनकारियों ने इस शोरूम को आग लगाई। और देखिए नेपाल के हालात पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। पीयूष गोयल ने कहा कि विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है, सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने की पहल की जा रही है। भारत युद्ध के दौरान भी कई देशों से नागरिकों को ला चुका है, सही सलामत यहाँ पर भारत ने वापसी यहाँ पर करवाई है। हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे।